बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर और मेरे साथ साजिद तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। थैंक यू शाज़िया। सर, हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो 2 दिन लेट है। कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि हम लोग मंडे को ये प्रोग्राम नहीं कर सके और आज खवातीन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि इमरान खान साहब की हालिया तकरीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने दोबारा से इदारों के खिलाफ वही अपनी जबान इस्तेमाल की। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार किया कि मैं नए आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ कल जो वहां पर जमान पार्क में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जो रैली के ऊपर तमाम तर जो धावा था वो बोला गया, उसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप बात करें। और इसके साथ खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साजिद साहब, हर साल एक औरत मार्च होती है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो हैं, मुतालबात सामने आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जिनको हमारा मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकारी है, कि ये चीजें जो है वो बुनियादी मसाइल में नहीं आती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया है वहां पर हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों से कि खवातीन की जो वहां पे हमारी जो अपीयरेंस है उसको काफी हद तक मुश्किल बना दिया जाता है। बहुत ऐसी कैंपेन्स चली हैं जो कि इंतहाई गैर अखलाकी थी, खासतौर पर खवातीन सहाफियों के खिलाफ जो कैंपेन्स चलाई गई। आपको क्या लगता है इस मर्तबा का जो वुमेन डे का थीम है वो डिजिटल के नाम से सामने आया है, लेकिन जो डिजिटल स्पेसेस हैं उनके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप बात करें कि खवातीन की वहां पे मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। लोगों को पसंद नहीं है कि खवातीन सोशल मीडिया के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने काम का इजहार करें। वहां पर काफी गैर अखलाकी हरकत जो है वो देखने में आती हैं। खवातीन का लिखना, उनका बोलना, उनका बात करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप पाकिस्तान की जो खवातीन हैं उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपकी नजर में क्या है, उसके ऊपर भी रोशनी डालिए जी। देखिए, मैं शुरू में सबसे पहले तो शबरात की मुबारक देना चाहूंगा। पिछले दिनों शबरात थी पाकिस्तान में। फिर उसके बाद मैं अपने पाकिस्तानी और साउथ एशियन सारे जो हिंदू भाई हैं उनको होली की मुबारक देना चाहूंगा, जो कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स और उन राधा कृष्णा के बारे में ये रंगों का फेस्टिवल है। और साथ ही जी। एक चीज को कंडेम भी करना चाहूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक नाखुशगवार वाकया भी हुआ है। वहां पे फेस्टिवल ये मनाना जा रहा था, लेकिन वहां पे जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की गई। ज्यादती है। हालांकि मैं समझता हूँ माइनॉरिटी जो है वो एक मुल्क के गुलदस्ते के मुख्तलिफ रंग होते हैं। और बिल्कुल। आपको अपने फेथ पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बल्कि मैं चाहता हूँ हमेशा, बल्कि मैं खुद सेलिब्रेट करता हूँ, आपका अपना फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी दूसरे फेथ की जाके खुशियों में शरीक होने से आपका फेथ जो है वो कम नहीं होता उससे। मेरे ख्याल में, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैंने ट्रू, ये एग्री। अमेरिका में आके देखी सीखी। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि 1947 में माइनॉरिटी वहां रही नहीं है, और आपको ये पता ही नहीं है कि हार्मनी और मिलजुल के रहने किस तरह सोसाइटी में रहा जाता है। मैं यहाँ चर्चेज में भी जाता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाके अपने दोस्तों की खुशियों में शरीक होने से मैं कोई छोटा मुसलमान हो जाता हूँ। ये एक नाखुशगवार वाकया था, उसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। उसके बाद वुमेन डे के हवाले से मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि खुद मैं 3 बच्चियों का बाप हूं। मेरी कोई हमशीरा नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी ओपिनियन बच्चियों के बाप बनने से पहले डिफरेंट थी, लेकिन उसके बाद चेंज हो गई। हालांकि मेरे वालिद साहब वकील थे, मेरी वालदा टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी। सो शी वाज अ वर्किंग वुमन। अब मैं सबसे पहले इसका छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि वुमेन हमेशा ओप्रेस रही है सोसाइटी में। आज की दुनिया, हालांकि अमेरिका के अंदर भी इसको कहा जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आज भी। हाँ, यहाँ पे आज की भी, पाकिस्तान तो आप यहाँ अमेरिका से 100 साल पीछे हैं, भारत से 50 साल पीछे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा बताना चाहूंगा आपको कि 8 मार्च को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। इसकी जी। बुनियाद जो है वो 150 साल पहले शुरू हुई। 150 साल पहले इसकी बुनियाद जो है 1904 में, 1914 में, 1904 में रखी गई सबसे पहले। और जो खातून थी एलीन बैंकर जिनका नाम था, उन्होंने सबसे पहले ये मूवमेंट शुरू की। और जो सबसे पहली दफा
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो ये महसूस किया गया कि औरतों को एज ए लिविंग सोसाइटी जंग में इक्विपमेंट बनाने में, यूनिफॉर्म बनाने में, चीजों में मदद की जरूरत है, मदद करनी चाहिए 1914 में। ये मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं जी। मैं ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं फर्स्ट यहाँ अमेरिका और यूरोप की बात कर रहा हूं। तो 1914 में इन्होंने यहाँ पे इसको शुरू किया, इनकी मदद की जरूरत पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद चलते चलते 1918 में पहली दफा राइट ऑफ वोट के बारे में, जिसको सफरज कहा जाता है, वो शुरू हुई 1918 में। लेकिन शुरू में वोट देने के इख्तियारात लिमिटेड खवातीन को दिए गए, सबको नहीं दिए गए। उसके बाद 1928 में जाके सारी औरतों को वोट का हक दिया गया। 1900 और उसके बाद इक्वल वोट, इक्वल पे, इक्वल मुलाजमत के राइट्स 1945, 1970 और सबसे ज्यादा जो इख्तियारात और एम्पावरमेंट हुई 1979 में, 76 साल बाद, जब बरतानिया में मार्गरेट थेचर जब पहली दफा फर्स्ट टाइम बनी। और उसके बाद मिसालें तो मौजूद हैं, बेनजीर भुट्टो बनी, बंदरा नायके बनी श्रीलंका की। उसके बाद बांग्लादेश की वजीर आजम आपने देखी है, कई दफा बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बांग्लादेश की जब बात कर रहा हूं जी। इस वक्त दुनिया की जरूरत है। बांग्लादेश की तरक्की आज आपको 30 साल 35 साल का गैप दे चुका है बांग्लादेश हर चीज में। और उनकी तरक्की का सीक्रेट सिर्फ एक है कि पॉपुलेशन का 51% खवातीन थी और उन्होंने उनको कारोबार में लगाया। सबसे पहले वहां मैं समझता हूं उनका सबसे बड़ा हीरो जो था वो डॉक्टर यूनुस थे, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की थी। उन्होंने खवातीन को कर्जे दिए थे जिनसे उन्होंने सिलाई मशीनें खरीद के तो काटन का और कपड़ों का कारोबार किया, और सारा आपका काटन का कारोबार उठा के वो लोग कराची से फैक्ट्रियां बंद करके बांग्लादेश चले गए। इस वक्त बांग्लादेश इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन अमेरिका और यूरोप फॉर द क्लोथिंग। लेकिन इसमें मेरा जो 2-3 पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा। जी सर। जब आप अपनी सोसाइटी का आधी पॉपुलेशन को घरों में बिठा के बंद करके ताले लगा देंगे, तरक्की किस तरह करेंगे? और आज आप ताले लगा रहे हैं। आपने पहला ताला लगाया है आजाद कश्मीर के अंदर, आपने अगले दिन नया कानून बनाया है कि वहां पे खवातीन टीचर हिजाब करके आएंगे। आप सारी दुनिया तरक्की की मनाजिल के लिए ऊपर जा रही है, आप नीचे जा रहे हैं। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान बने। आप खवातीन को घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां घुमा दें। आप ये चाहते हैं? आप कभी आपने देखा है किसी बाप से कभी पूछा है कि यार तुम्हारी लड़कियों, आपकी बच्चियों को बकरियों की तरह ट्रीट किया जाए? एक बंदे के साथ उसको बांध दिया जाए, वो सुबह पानी उसको डाल के चला जाए, बांध के और वापस आके खोल के फिर पानी डाल दे। मैंने इसके सद्दे बाप के लिए सबसे पहले क्या किया था, मैंने अपनी बच्चियों को मैंने माइंड बनाया था, तरबियत की थी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, और मैंने दिल में डाला था जब तक मेरी बच्ची को पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करेगी मैं शादी नहीं उसकी करूंगा, क्योंकि मैं बकरियां नहीं बनाना चाहता था। मैं आज मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मेरी बड़ी बच्ची, उसकी मैंने पिछले साल शादी की मास्टर्स के बाद, और इस साल, पिछले 2-3 साल हो गए शादी को, आज 27 ईयर्स ओल्ड है। इस साल मई में पीएचडी ग्रेजुएट कर रही है इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, 27 ईयर्स ओल्ड। तो ये मेरी इल्तिजा है आपके ये जो लीडरान हैं, जो खुद सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जिनके अपने बच्चे सारे लंदन में और कनाडा में बैठे हैं, आपको वो सुबह शाम कहते हैं उर्दू में सारा कुछ होना चाहिए और जिहाद की तरफ चलें। और मैं कंडेम करना चाहता हूं जिन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर ये कानून बनाया है कि वहां पे टीचर्स आए हिजाब करके। पर्दे दिलों के होते हैं, पर्दे बुरकों के नहीं होते। मैंने बुरकों के अंदर कई खराबियां देखी। जब तक आपकी नजर का, कान का, हया का आपका पर्दा नहीं होगा, बुरकों के साथ काम चलता नहीं है। आज के दौर में शाजिया, मैं मेंशन करना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। शाजिया सऊदी अरेबिया टूरिज्म की तरफ जा रहा है। उन्होंने सारा बॉलीवुड बुला के वहां पे कॉन्सर्ट किए हैं, उन्होंने सिनेमा घर खोल दिए हैं, और आपकी डायरेक्शन, हाउ डेयर यू डू दैट? हाउ डेयर किसी ने ये कानून बनाया कि आजाद कश्मीर में हर औरत जो है वो हिजाब पहन के आएगी? कैसे कानून बना रहे हो तुम? मैं हैरान हो क्यों आज 21st सेंचुरी के अंदर भाई उनको चॉइस है, उनका जो मर्जी करे यार, वो बुर्का पहने ना पहने उसकी अपनी मर्जी है। हाउ डेयर यू डू दैट? साजिद साहब, यहाँ पे
या साजिद साहब, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो एक और तरफ भी दिलाना चाहूंगी। तालिबान की तरफ से आज ये एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत के को बनाने के लिए और उसमें कुछ तजावीज और कुछ इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। आई डोंट नो वो लेटर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली नहीं, अभी, मैंने मेरी नजर लेकिन से वो नहीं गुजरा वो लेटर, मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरा वो। लेकिन देखे ना, खान साहब को अभी तो यही है ना, खान साहब ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, प्ले बॉय ऑफ द वेस्ट मशहूर है। एक बच्ची है जो शादी के बगैर है, लेकिन आज यहाँ पे वो अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं। वो आज वो कहते हैं जी अमर बिल मारूफ है, नया पाकिस्तान से यूटर मार के रियासत मदीना। सऊदी अरब वालों ने सख्ती से मना कर दिया, इसका नाम ना इसको कंपेन ना किया करो, रियासत मदीना के नाम ना लिया करो। उस मदीना के नाम की तौहीन है, मैं समझता हूं उसको उसको पॉलिटिकल रीजन के लिए इस्तेमाल करना, वोट लेने के लिए। ये किस तरह के लोग हैं, मेरी समझ से बाहर है। इन्हें इस्लाम का ही नहीं पता बिल्कुल। इतना खूबसूरत मजहब है, उसको खराब कर रहे हो। अमल बिन मारूफ का नारा लगा के, हालांकि खुद आपके तहरीक इंसाफ के अंदर इंसाफ ही मौजूद नहीं है। आप किसी अदालत में नहीं जाते हो, आप खुद जी इंसाफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, कौम को क्या देंगे आप। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं वुमेन डे के हवाले से बिलखसूस मुझे अफसोस इस बात का हुआ था, आजाद कश्मीर के अंदर, भाई उनका अपना चॉइस है, उनका अपना चॉइस है, जो मर्जी पहने, जो ना मर्जी नहीं पहने। आप कौन होते हैं ये कानून बनाने वाले के हिजाब करके आप आओ। और मैं, अच्छा दूसरा, मैं जिस हवाले से आप कह रहे थे, जी शादी जी मैंने सारी जिंदगी देखा। आप कहते थे इसके औरत डे के हवाले, वुमेन डे के हवाले से खासकर ये कहना चाह रहा था, सबसे बड़ी दौलत जो एक बाप, एक भाई अपनी बहन को या अपनी बेटी को दे सकता है, वो तालीम का जेवर है। तालीम है वो, जो छीनी नहीं जा सकती, छीनी नहीं जा सकती। और मैं आपकी मिन्नत करूंगा, खुदारा ये झूठे लीडरों की जान छोड़े, जो आपको सुबह शाम कहते हैं कि उर्दू पढ़ो, उर्दू पढ़ो। खुदा के लिए इंग्लिश और मैथ पढ़ो, खुदा के लिए। आगे स्टेम सब्जेक्ट का दौर है। आप वो एमए पंजाबी करने से कुछ नहीं हासिल होगा। आपको तारीख की हिस्ट्री हिस्ट्री अमेरिका में हिस्ट्री को किस तरह समझा जाता है, लोग शौक से हिस्ट्री पढ़ते हैं। हर बच्चे को शौक होना चाहिए हिस्ट्री को सीखने के लिए, उसमें मास्टर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ की जरूरत है, आज आपने सरवाइव करना है सोसाइटी में। अगली बिल्कुल जंगें नॉलेज की जंगें हैं। और खुदारा मैं मेहनत करता हूं कि बच्चियों पे तवज्जो दें। मैं आज एक जज्बाती थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। मेरी वालदा टीचर थी, जी जी मेरी वालदा टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, और उस दौर में थी कि जिस दौर में मेरी वालदा कहती, मैं लोगों के घरों में जा जाके मिन्नतें कर करके बच्चियां ला के पढ़ाती थी। और हमेशा मुझे, मेरे साथ यहाँ 17 साल अमेरिका में रही हैं, मुझे कहती थी कि मैं पढ़ाती रही हूं इबादत समझ के, मैं जॉब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माय फादर वाज अ लॉयर। 1963 में वाले साहब मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी लॉ। और खासकर मेरा आज भी मेरा मेरा मिशन का हिस्सा है कि मैंने पाकिस्तान में यतीम बच्चियों के लिए ऑर्फनेज बनाना है, एक स्कूल प्लस ऑर्फनेज, जिसमें यतीम बच्चियों को पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा उनको, और साथ जॉबों का भी बंदोबस्त करूंगा। ये मेरी ख्वाहिश का हिस्सा है अपनी वालदा के नाम। एक चीज वो कहती थी हमेशा मुझे, और मैंने वो क्यों करना है शाजिया, वो इस वजह से, मेरी वालदा जी कहती थी कि बेटा, पाकिस्तान के अंदर लड़की वो चीज है कि जिसके घर पैदा होती है तो पैदा करने वाली रो पड़ती है, पैदा बिल्कुल करने ऐसा वाली रो पड़ती है कि मेरे घर क्या हुआ है, क्योंकि सारी सास और सारे बैठे होते हो, लड़का लड़का देख रहे होते हैं। और उस बच्ची का जिस पे पैदा करने वाले रो पड़े, अगर उसके सर का साया ना रहे, तो उससे ज्यादा मजलूम पाकिस्तान में कौन हो सकता है, उससे ज्यादा मजलूम कौन होगा। लेकिन ये सोच और समझ की बात है। इस वक्त तो 22 करोड़ लोग हैं वहां पे, सारे के सारे बेचारे हेडलेस है, सारे, उनका कुछ साई वारस नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो इस वक्त मेरा तो ये क्वेश्चन मार्क है, आपको किसी को नहीं पता 22-23 करोड़ लोगों को, क्या आपको चला कौन रहा है आज, कौन सा इंस्टीट्यूशन चला रहा है, और कौन सा वजीर आजम है, और कौन सा क्या हो रहा है, सारे पता ही नहीं है। कुछ जनात चला रहे हैं आपको, मुल्क चल किस तरह रहा है। चल तो खैर नहीं रहा, मैं तो खैर गलत लफ्ज भी ये गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। जिस मुल्क के अंदर 9,000 कंटेनर पोर्ट पे खड़ा खड़ा सड़ जाए, और जहां का वजीर दिफा जो है वो असेंबली के फ्लोर पे कहे कि एक अफसर की बच्ची पे 1 अरब 20 करोड़ सलामियां पेश हुई हैं, ज्वेलरी और गाड़ियां अलग हैं, और वहां पे कोई उसका सोयो मोटो एक्शन ना ले, कोई आर्मी चीफ उसको चैलेंज ना करे कि ये पाकिस्तान में किसने डाका मारा, तो वो चल नहीं रहा होता मुल्क। वो मुल्क तबाह हो चुका होता है पहले, फाइनेंशियली, मॉरली। मॉरल समझते हैं ना, जी एक जी अफसर ने अपनी बच्ची की शादी करके डाका मारा है,
1 अरब 20 करोड़ का, और सारी दुनिया ने सुना है, हर टीवी चैनल पर चला है। तो आप अखलाकी तौर पर तबाह हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। अभी तक उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो इसको ये नहीं कहा जाता चलना। आईएमएफ वाले, मैं समझता हूं ये किसी को, मैं चाहता हूं आईएमएफ वालों को भी ये कोई बंदा बताए, ये इतनी सलामियां मिली हैं उसको, तो ये पैकेज किसको चाहिए? ये पैकेज चाहिए आपको? आपने जिस तरीके से टिम हॉर्टन का जश्न मनाया है, आपने रैकेट तोड़े हैं, उसके बाद केएफसी के आपने रैकेट तोड़े हैं। आईएमएफ वाले अंधे हो चुके हैं, वर्ल्ड बैंक वाले। उन्हें पता है कि आपको आईएमएफ नहीं, आपको पैकेज नहीं चाहिए। आपके बेसमेंटों में बहुत पैसा है, करप्शन का बहुत पैसा है आपके पास। और बल्कि आईएमएफ ने अगले दिन कहा है बोल के, तो खुदारा हम तो भाई ये रिलीफ गरीबों को दो, टैक्स अमीरों पे लगाओ, क्योंकि लगा नहीं रहे हैं उन पे। ये तो 5,000 लोग हैं जिनको आईएमएफ का पैकेज चाहिए अपने लंदन और टोरंटो के प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें देने के लिए। ये उनको चाहिए, ये $1 बिलियन। गरीब तो मर रहा है, मरता रहेगा, इनकी सेहत पे क्या असर? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में आपके आज 5,000 रुपए का लीटर पेट्रोल हो जाए, एक भी V8 गाड़ी नहीं रुकेगी। एक भी। आपने देखना है आपने पाकिस्तान में कितना पैसा है। मैं चैलेंज करता हूं आईएमएफ वालों को, पीसी लाहौर में जाके देखें और सरीना में देखें, हर खाने वाले के हाथ के ऊपर जो है इस वक्त रोलेक्स वॉच है, जो 30-30, 35-35 लाख रुपए की। तो इस कौम को आईएमएफ पैकेज चाहिए? शाजिया, इनको नहीं चाहिए। इनको ईमान चाहिए, खौफे खुदा चाहिए इनको। और वो पता नहीं कहां से, वो खरीदने से तो मिलता नहीं है। वो खुदा की हिदायत ही है किसी को दे खौफे खुदा, और खौफे खुदा के बगैर कोई सोसाइटी नहीं चल सकती मेरे ख्याल। और दैट इज व्हाट आपकी ड्रामे का आखिरी किस्त चल रही है। अब मैं उसके बाद छोटी सी, बल्कि इसी के साथ रिलेट करना चाहूंगा, आपने खान साहब की बात की। जी जी जी। खान साहब ने रैली निकालने की कोशिश की अदलिया को सपोर्ट करने के लिए। आई वाज शॉक्ड लाहौर में। और उसको राणा सनाउल्लाह साहब ने नाम दिया था कि एक तरफ औरत मार्च है, एक तरफ हया मार्च है, दरमियान में बर्गर है। ये बर्गर, उनको ना इस रैली का नाम बर्गर रैली रखा। और वहां पे दर हकीकत वहां पे फिर उन्होंने तैयारी की भी थी अपनी, उन्होंने वाटर कैनन भी चलाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी इतला है कि बलूचिस्तान से पुलिस पहुंच चुकी है, और उसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मच के अंदर खान साहब के लिए तैयारी कर ली है, मच जेल में। और वो इस वक्त जो लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कर रहे हैं बातें, वो यही कर रहे हैं कि वो आप खान साहब को ले जाने के लिए आ चुके हैं। अब मैं दूसरा जो मैं रैली की बात कर रहा था, ये जो आपने लाहौर में बात की, वहां पे 2 करोड़ की आबादी के लाहौर में लोग नहीं आए। वहां पे सिर्फ इतने लोग आए जो पानी कैनन के साथ सारे वो भी भाग गए। अगर वहां पे लोग ज्यादा होते तो पुलिस की नफरी ने भाग जाना था, लेकिन वहां से भागे हैं लौंडे लपाड़े, क्योंकि बहुत तादाद में थोड़े थे। इस वक्त तोते उड़े हुए हैं पीटीआई के लीडरान के। अब मैं बताना चाहता हूं कि खान साहब ने और उनकी फर्स्ट लेडी ने तोशा खाना के केस में कल पेश होना था, वो नहीं हुए। नैब के नोटिस गए हैं, 5-6 जो मेन लीडर हैं उनको, वो भी नहीं पेश हुए। तो इस वक्त मूड बनाया जा रहा है। और दूसरा मैं इसके साथ आपको लिंक ये करना चाहूंगा कि कराची के अंदर हमारे आर्मी चीफ जो है 10 बिजनेसमैन से मिले। 10 जी बिल्कुल। मैं उसके 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो मैं कहता हूं आर्मी चीफ को मिलने की जरूरत नहीं थी, टाइम जाया किया उन्होंने। उसकी वजह ये है, बिजनेसमैन से तब मिला जाता है जब बिजनेस एनवायरनमेंट हो, जब मुल्क के हालात ठीक हों, डॉलर मौजूद हों, जब वहां पे सुकून और वहां की अदालतें इंसाफ दे रही हों, ये एनवायरनमेंट हो, जब अदालतों को तोड़ के, जब पूरे सिस्टम को एक आदमी ने गिरबान से पकड़ा हो, वहां बिजनेस नहीं चलता, वहां लोग कारोबार नहीं करते, वहां से लोग भागते हैं। मैं आपको एक और आज बात बताना चाहता हूं, जहां झगड़ा हो रहा होता है वहां से कारोबारी लोग भाग जाते हैं। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल। सुख शांति के जगह पर हमेशा जो होता है वहां कारोबार होता है। जहां पत्थर पड़ रहे हो, गोलियां चल रही हो, लोग भागते हैं वहां से। तो पहले तो अपने हालात ठीक करते, फिर टाइम जाया करते इन 10 बिजनेसमैन से। नंबर 1। दूसरा, उसमें हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि अब हम चीजों को डिरेल नहीं होने देंगे, हम लोगों को अब मजीद इससे आगे इंतशार में ले जाने नहीं देंगे, लेकिन ये टाइम बताएगा। सख्त फैसलों की जरूरत है, लेकिन सख्त फैसले सिर्फ एक इंसान कर सकता है, हमारा मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ, और कोई नहीं कर सकता। और मैं उसमें मैं उम्मीदें हैं, जरूर हैं मेरी उनके साथ। सबसे बड़ी उम्मीद इसलिए है
कि 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। हाफिज़े कुरान है जी। और लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, उनके वालिद साहब स्कूल के हेडमास्टर्स थे। और अगर ये 2 चीजें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो जो जितने थे, फैज अहमद साहब जो हमारे जनरल फैज थे, वो भी मिडिल क्लास से, भाई उनका पटवारी था। बाजवा साहब भी कोई बिलियनर नहीं थे, वो भी मिडिल क्लास से थे। लेकिन ये फिर आप देख के आने वाले दिन बताएंगे कि सख्त फैसले कौन लेता है। और पाकिस्तान बचाने, सर्वाइवल का इशू है इस वक्त, तरक्की का इशू नहीं, सर्वाइवल का इशू है। बिल्कुल। और उसमें सर्वाइवल में क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन इज आर्मी चीफ। दूसरे तो पावरफुल नहीं है, किसी के पास कोई पावर मौजूद नहीं है, बल्कि दूसरे तो अभी तक कहते हैं कि जो है बाजवा डॉक्टर इन स्टिल इन इफेक्ट, और वो इन इफेक्ट है समहाउ। वो इस तरीके से इन इफेक्ट है कि इस वक्त सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है खास आपको, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको सपोर्ट हासिल है, और हर इंस्टीट्यूशन कमजोर हो चुका है, हर इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुका है। और सबसे पहले मैं समझता हूं अगर आज देखा जाए शाजिया, जिसकी अशद जरूरत है, जिस सिर्फ हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, वो लोगों का एतमाद बहाल करे इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। हाँ, अब इस वक्त इंस्टीट्यूशंस खुद डिरेल हो चुके हैं। जिस तरीके से मैं पहले हमेशा अपने सेगमेंट्स में कहता हूं कि ये साले पनूजे की गेम है और इस वक्त दामाद और सुसर की गेम है। जिस तरीके से खान साहब की एक खास रीजन है लाहौर में बैठने की, क्योंकि इस वक्त उनको लाहौर की जुडिशरी उनको सपोर्ट करती है, इसलिए वहां बैठे हैं। और दूसरी उसमें अगले दिन एक नई बात जो नीचे निकली है, बंदिया जो हमारे लाहौर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। बल्कि अगले दिन जो इस्लामाबाद से जो एसपी उनको अरेस्ट करने आया था, वो एक अदलिया की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का दामाद था। तो ये इनके इंटरेस्ट कॉमन है, इनके इंटरेस्ट कॉमन। इन्होंने सिस्टम को लूटने के लिए, इस कौम को बैंकरप्ट करने के लिए शादियां तक कर ली हैं एक दूसरे के साथ। और आज की नहीं है, ये बड़े अरसे की कर रहे हैं, बड़े अरसे की कर रहे हैं। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने एक दूसरे के साड़े पुंजे बन गए हैं और मिल के लूट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन दुख की बात है कि इस सिस्टम को तोड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हो रहा। पता नहीं क्या बात है, 22-23 करोड़ लोग हैं, इतना जमे गफीर है, उसमें एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हो रहा जो पाकिस्तानी कहे मैं पाकिस्तानी हूं, जो कहे मैं मुसलमान हूं, मैं बचाऊंगा सारा कुछ। पता नहीं क्या बचा, ये मेरी समझ से बाहर है। इसी वजह से मैं भाग कर यहां महाजर होकर आके बैठा। साजिद साहब, 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और भारत की पूरी कोशिश है कि उसका एक इजलास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी रखा जाए। आप क्या समझते हैं, क्या भारत की ये कोशिश कामयाब हो सकेगी? क्योंकि चाइना और तुर्की की तरफ से ऐसा हो सकता है कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक कॉन्फ्रेंस रखने के ऊपर एतराज उठा सकते हैं। तो दूसरी जो इसके साथ मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या भारत क्या हासिल करना चाहता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये कॉन्फ्रेंस रख के, जहां पर दुनिया से ममालिक आए हुए होंगे और काफी स्ट्रॉन्ग सतह पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका बाकी दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पर उन्होंने जो अगर इस वक्त इंडिया जो है डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो जो मर्जी कर ले, वो इसमें कोई शक नहीं। अब इस वक्त पाकिस्तान ने जो कुछ भी करना है अमेरिका के साथ, उन्होंने इंडिया से पूछ के इनके साथ जो कुछ करना है, इंडिया इज। और दूसरा जो G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उनके पास शंघाई कॉन्फ्रेंस की उनके पास है, और इकोनॉमिकली जितने वो स्ट्रांग हो चुके हैं, मेरे ख्याल में उनको दुनिया की कोई ताकत वहां कश्मीर के अंदर इस तरह अपना मीटिंग करने से नहीं रोक सकती। आपकी सलाहियत नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि सुबह होना है आपने या नहीं होना, शाम को होना है या नहीं होना। आप जितने कमजोर हो चुके हैं, आपके जितने टुकड़े हो चुके हैं, आप तो इमरजेंसी रूम में पड़े हैं और ब्लीडिंग जारी है आपकी। उनको रोकने के लिए टर्की के अपने हालात खराब हैं। ज़ाती तौर पे आपको मैं बताऊं, इलेक्शन आने वाले हैं, तैयब अर्दगान इस वक्त इज नॉट पॉपुलर। उनका जो नया वहां पे कैंडिडेट, हम सारी पार्टियों ने मिलकर कैंडिडेट वहां खड़ा कर लिया, और जो रिसेंट सल्सला आया है उसकी वजह से तैयब अर्दगान साहब इज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी। उनको अपनी सर्वाइवल का इशू बन चुका है, वो कितना पुश कर लेंगे। चाइना की इकॉनमी ठीक नहीं है, उसका सिग्नल मैं ये देना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट शी ने अगले दिन 7 अपने जो 7 लोग हैं, टीम उनकी अपनी चेंज की है। और क्योंकि ये कमजोरी की अलामत है, कहते हैं कि जब भी आप हालत जंग में होते हो तो आप घोड़े तब्दील नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने घोड़े तब्दील किए हैं। और 7 औरत विमेन डे के हिसाब से कहूँ कि 7 के साथ जो उन्होंने चेंज किया उसमें एक भी खातून शामिल नहीं। ये भी वेस्ट जो है इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारत फाइनेंशियली
डिप्लोमेटिकली, डिफेंस वाइज जितना स्ट्रांग हो चुका है, यू आर ऑलमोस्ट 100 years behind them. मैं हमेशा ये तलकीन करता हूं, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, मिन्नत करता हूं अपनी यूथ से, पाकिस्तानियों से, खुदारा भारत का मीडिया देखा करें, टीवी चैनल देखा करें, उनके अखबार पढ़ें और कोशिश करें इंग्लिश के अखबार पढ़ें, जो कि अब आपके पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। इंग्लिश अखबार भी छपते हैं तो सिर्फ एम्बेसियों के लिए छपते हैं, लेकिन उनका मीडिया देखा करें। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने तरक्की कैसे की है। आप खुद कोई नई चीज इजाद नहीं कर सकते तो कॉपी कर लें। इस वक्त मैं एक छोटा सा बताना चाहूंगा, मेरी रिसेंट रिसर्च के अंदर ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी अमेज़न पे बिजनेस हो रहा है और 2 छोटे छोटे शहर उन पे बिजनेस कर रहे हैं, जो मियां चन्नू और साहिबा। लेकिन इस वक्त हुकूमत का काम है कि इन बच्चों को उस साइड पे डायरेक्शन पर लेकर जाएं कि घरों में बैठ के अमेज़न पे या डिजिटाइज पाकिस्तान को डिजिटाइज किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को, मैं उनको 25,000 कहता हूं जिनको हायर किया गया था टिकटॉक के लिए, इंतशार के लिए, औरतों को बुली करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, लेकिन उनको अमेज़न पे बिजनेस नहीं सिखाते। यही मेरा दुख है, यही मेरा अलमी है। साजिद साहब, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है, इंडिया दे दिया है कि वो कैंडिडेट होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ उन्होंने जो बाइडेन साहब के हवाले से भी बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। देखिए, जो इस वक्त डोनाल्ड, जो अमेरिका के हालात हैं, एक तो जिस तरीके से चल रहा है, लग तो इसी तरह रहा है कि पिछली दफा इलेक्शन जो बाइडेन नहीं जीते थे, उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी के हालात खराब हैं, आर्मी और पुलिस दोनों डीमोरलाइज्ड हो चुके हैं, और तकलीफ ऑलमोस्ट हर जगह पे सोशलिस्ट एजेंडा जो है वो चल रहा है। मैं वो बताने की कोशिश करता हूं कि कोविड के बाद एक चीज को, इस वक्त 2 चीजों को प्रमोट किया जा रहा है जो बिल्कुल हर सोसाइटी को नीचे ले जाते हैं। सबसे पहले तो वर्क फ्रॉम होम है, दफ्तरों में लोग काम ही नहीं कर रहे, ना फेडरल गवर्नमेंट चल रही है और हर स्टेट के अंदर वर्क फ्रॉम होम। अब मैं उस पर, मेरी जो रिसर्च है कि हम इंसान, बहसीत इंसान, हम पैदाइशी तौर पर सुस्त हैं। हम जब तक तैयार ना हो, अंडर सुपरविजन ना हो, हम परफॉर्म ठीक नहीं करते। नंबर 1, लोग घरों से बैठ के अब्यूज कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तनख्वाहें मिल रही है। दूसरा, एक सबसे बड़ा इस वक्त हर स्टेट के अंदर बिल पेश हो रहा है कि 4-day वीक, कि 3 दिन छुट्टी की जाए, 4 दिन काम किया जाए। कौमें 4 दिन काम करने से तरक्की नहीं करती। ये सोशलिज्म है कि लोगों को घर बैठा के तो उनको पैसा दिया जाए। आप कितना अरसा ये कर लेंगे? तीसरा उनका आइडियोलॉजी ये है डिफेंडिंग पुलिस के डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म करके आप किस तरीके से, जिस सोसाइटी एक बैकबोन होती है लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, बॉर्डर खुले हैं, ड्रग्स को लीगलाइज किया जा रहा है, और सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की तरफ है। मैं इस पे हमेशा ये कहता हूं, जिस एक रिसर्च जो आई है बर्तानिया के हवाले से, कभी एक टाइम था कि बर्तानिया का सूरज कहीं भी गुरूब नहीं होता था, इतनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन उनको 250 साल लगे शुरू होकर अपने खत्म होने आने तक। तो यहां अमेरिका के, वो मेरे ख्याल में लग रहा है कि अगर इन्होंने रिफॉर्म ना किया, अगर इन्होंने अकल के नाखन ना लिए, तो मेरे ख्याल में कि 250 साल पूरे होने वाले हैं। 1776 में इनकी आजादी हुई थी। आप 2023 में से 1776 माइनस कर दें तो जो साल बचे हैं, अगर जो बाइडेन की पॉलिसी चलती रही, तो दैट इज व्हाट इट इज। चाइना इज राइजिंग, जो सी पैक के हवाले से जो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था, और मैं एग्री भी करूंगा, उन्होंने कहा मेरी सख्त कोशिश थी कि मैं चाइना और रशिया को इकट्ठा ना होने दूं, लेकिन बाइडेन साहब ने इनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो इस वक्त चाइना और रशिया इकट्ठे हो चुके हैं और अमेरिका अकेला है, और अमेरिका के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट द 2 सुपर पावर्स। तो वो उन्होंने काफी बातें की, और उन्होंने इन्फ्लेशन के हवाले से बातें की। उन्होंने कहा आज जो जंग हो रही है, जहां जो भी जंग हो रही है, उसके पीछे तेल वजह है, तेल की वजह से। और जो दुनिया में इन्फ्लेशन है, बिलखसूस अमेरिका में और यूरोप में, वो चोक कर रहा है रशिया। और रशिया ने जितना पैसा बनाया है तेल इलीगली बेच के, वो उनको, और यूक्रेन की वार को वो सपोर्ट करता है, वो सारा एक्सपेंसेस जो है रशिया के उस तेल की आमदन से हो रहा है। और इस वक्त जो अमेरिका जो सैंक्शन लगाता रहा है, जिस तरीके से मैं कहता हूं कि इंडिया तेल ले रहा है रशिया से, अब पाकिस्तान भी लेने लगा है, क्योंकि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो अपने मुल्क के अंदर से तेल निकालेंगे, क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा, उसके 2 फायदे होंगे। एक तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और दूसरा, जब इंटरनेशनल मार्केट पे जो क्रूड ऑयल की प्राइस $30 और $40 पर बैरल आ जाएगी, उसकी वजह से
रशिया की आमदन रुक जाएगी, वो आगे जंगें नहीं लड़ सकेगा। तो ये पॉलिसीज उनकी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। नेशनलिज्म को प्रमोट करने की उन्होंने कहा है और उन्होंने आर्मी को सपोर्ट करने का कहा है, उन्होंने पुलिस का मोराल ठीक करने की कोशिश की है अपनी स्पीच के अंदर। लेकिन इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सख्त फैसलों की जरूरत है, अमेरिका के अंदर भी लीडरशिप की जरूरत है। और इस वक्त जो बाइडेन साहब अपने उम्र के उस हिस्से में हैं, रोजाना एयरपोर्ट की सीढ़ियों से वो गिरते हैं, उनको कोई पता नहीं होता जाना कहाँ है। जब जहाज से हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, उन्हें बताया जाता है कि वो फलां दरवाजे से अंदर जाए, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अगला स्टेप मैंने कैसे लेना है। तो इस वजह से इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त लीडरलेस है, अमेरिका भी लीडरलेस है। देखें अब इलेक्शन होने वाले हैं, लग तो यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगले प्रेसिडेंट होंगे फॉर 8 ईयर्स और 4 ईयर्स। अब देखें अब आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। मुझे और साजिद साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।